आप लोगों ने दोहा सुना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिन लोगों ने ये दोहा नहीं सुना वो इसका मतलब ही सुन लो कि बार बार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने से एक जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कुशल बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बार बार कुएं से पानी निकालने पे एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर पे अपने निशान छोड़ जाती है। इन शॉर्ट, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कठिन दिखने वाला एग्जाम भी क्रैक कर ले जाओगे। लेकिन ये प्रैक्टिस की कैसे जाती है? बस एक ही तरीका है, मॉक एग्जाम्स देके। अब ये दोहा सुन के आप लोग एकदम उठ के मॉक एग्जाम देने चले ही जाएंगे, ये मैं नहीं मानती। इसलिए आई एम हियर विद अ वीडियो एड्रेसिंग ऑल योर क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर मॉक्स, व्हाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट, व्हेन टू गिव मॉक्स, फ्रॉम वेयर टू गिव मॉक्स, and the most important one, how to analyze your mock exams. So let's get started. From where to give mocks ये तो हम सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ, मे भी आपने हमारे पेज चेक नहीं किया होगा ना, जिसमें इतने सारे टाइमर बेस्ड मॉक्स भी मिल जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मॉक्स भी मिल जाएंगे। और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सब कुछ आपको फ्री मिल सकता है अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं। अगर नहीं पता है तो क्विकली गो एंड चेक आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं बाय एड्रेसिंग द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस कि व्हाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट। मॉक एग्जाम्स देना इतना जरूरी क्यों है? तो इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए। इमेजिन एक इंसान है जिसे एक गड़े हुए खजाने के बारे में पता चला। अब खजाने का नाम सुन के जैसे आपके दिल में लड्डू फूटा, इसके भी दिल में लड्डू फूटा। इसने तुरंत खजाने की खोज शुरू कर दी। महीनों सालों खुदाई करने के बाद आखिरी में इसके हाथ में खजाना ना आया। पता है क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि जिस डायरेक्शन में खुदाई कर रहा था वो डायरेक्शन ही गलत है। ये बिल्कुल आपके साथ हो सकता है अगर आपने मॉक एग्जाम्स नहीं दिए। जी हाँ, मॉक्स एक बहुत बड़ा आईना होता है ये बताने के लिए कि जो आप महीनों से सालों से मेहनत करते आ रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। इसलिए मॉक एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक्स आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करके देती है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि विद इन गिवन टाइम आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बधाई, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं अपनी प्रेपरेशन को रोकना, दूर से खड़े होकर अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज करना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। इज इट द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, इज इट द वे यू आर अपीयरिंग योर टेस्ट, इज इट द कंसेप्ट क्लैरिटी, जो भी है उसे एनालाइज करना। कई बार तो मॉक देते देते ऐसी न्यू टेक्निक हमें पता चलती है जो बाद में हमें काम आ सकती है। सो यस, ये बात तो तय है कि मॉक का वैसा ही रिलेशन है सक्सेस के साथ जैसे दिया और बाती। couldn't come up with better example. Sorry. आपको मॉक्स के सारे फायदे तभी दिखाई देंगे जब आप 3 खास बातों का ध्यान रखेंगे। बताती हूँ। पहला, आपको वो ही मॉक्स देने हैं जो आपकी पर्टिकुलर एग्जाम गाइडलाइंस पे बेस्ड हैं। अगर आप रैंडम मॉक्स दे रहे हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल पैटर्न ऑफ योर एग्जाम, देन इट वोंट हेल्प। दूसरा, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये सारे फायदे आपको 1-2 मॉक्स देके मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एज पर मेनी इंस्टीट्यूट्स एंड स्टडीज, अगर आपको ये सारे फायदे चाहिए तो आपको मिनिमम 20 से 25 मॉक्स देने ही होंगे। अगर ये फिगर सुन के आपकी आंखें बड़ी हो गई हो तो छोटी कर लीजिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स ये ऑलरेडी कर रहे हैं। सो गेट सेट स्टार्ट। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द बिगेस्ट मिस्टेक कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इज एग्जाम के कुछ 15 दिन पहले या 1 महीने पहले मॉक्स देना शुरू करना। ऐसा नहीं करना है। एज पर मेनी इंस्टीट्यूट्स आपको कम से कम 3 महीने पहले मॉक्स देना शुरू करना चाहिए, विच आई वुड ऑल्सो अग्री। बट एज पर मी द बेस्ट टाइम इज जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हो, आप नॉर्मल टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो और एग्जाम को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अगर ये सारी 5 चीजें आपकी हो रही हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। वंस यू स्टार्ट, आपको हफ्ते में कम से कम 1 से 2 मॉक्स देना ही है, क्योंकि याद रखिए मॉक का सबसे बड़ा फायदा है कि आप मॉक्स को एनालाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी को रीप्लान कर सकते हैं। और ये रीप्लानिंग कब करोगे? जब एग्जाम के पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। हड़बड़ी में आप ये रीप्लानिंग नहीं कर पाओगे। नाउ कमिंग टू आवर मेन क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज योर मॉक एग्जाम। आपको पता है टॉपर्स की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि ना तो वो सिर्फ अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं, भरपूर मॉक्स देते हैं, बल्कि वो ये सारे मॉक्स को अच्छे से टाइम निकाल के एनालाइज भी करते हैं। लेकिन एनालाइजिंग मॉक इज एन आर्ट विच लिटरली एवरी एस्पिरेंट शुड नो। तो चलिए जानते हैं। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि आपने अपनी मॉक एग्जाम दे दी। आई एम अज्यूमिंग कि ये मॉक एग्जाम आपने टाइमर बेस्ड ही दी है और चीटिंग नहीं की है। इफ यस, तो मॉक एग्जाम खत्म होने के बाद थोड़ा पानी पी के आ जाओ, कुछ खा के आ जाओ, रिलैक्स करके आ जाओ। उसके बाद जब वापस आना हो तो अपने पूरे एग्जाम को मार्क्स देना। ये मार्क्स आपके एग्जाम के मार्किंग स्कीम पे बेस्ड ही होने चाहिए। अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग देनी ही होगी। फिर पूरे एग्जाम को 3 कैटेगरीज में बांट दीजिए। फर्स्ट कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चंस डालने हैं जो आपने सही किए हैं, सेकंड कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चंस डालने हैं जो आपने गलत किए हैं, और थर्ड कैटेगरी में आएंगे वो क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए। आप शुरू करेंगे बाय थर्ड कैटेगरी। आप वो क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करेंगे जो आपसे उस समय छूट गए। आप अटेम्प्ट उसी तरह करेंगे जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं, मतलब बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई सोल्यूशन देखे या फॉर्मूला देखे। अटेम्प्ट करने के बाद उसे एनालाइज अभी नहीं करना है। ये बंच ऑफ क्वेश्चंस को आप साइड में रख देंगे।
फिर यू विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट कैटेगरी। इसमें वो क्वेश्चन है जो आपने सही तरीके से सॉल्व किए हैं। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, वो लोग सही क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते हैं, सिर्फ गलत क्वेश्चंस या फिर छूटे हुए क्वेश्चंस को ही एनालाइज करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि उससे आप कई सारी चीजें जानेंगे, जैसे आपका सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन कितना मैच होता है, आपका लॉजिक, मतलब आप शायद तुक्के से भी वो सही आंसर तक पहुंच चुके हो, तो आपको ये देखना है कि आपका लॉजिक और आइडियल लॉजिक मैच होता है या नहीं होता है। फिर आप वो आंसर तक किसी शॉर्टकट ट्रिक को लगा के जल्दी पहुंच सकते थे क्या? तो ये सब चीजें आपको सही क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी पता चलेगा। तो ये जब आप कर चुके होंगे तो यू विल बी डन विद फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। नाउ यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में आपके वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे गलत हो गए थे। उन गलत क्वेश्चंस को आप री अटेम्प्ट करेंगे ये देखने के लिए कि हो सकता है कि एग्जाम के हड़बड़ाहट की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया हो। वंस यू विल बी डन विद दैट, उसके बाद ही आप वो आइडियल सोल्यूशन खोलेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो क्वेश्चन में गलती आपसे क्यों हुई। इज इट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट क्लैरिटी, कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, या फिर आपने क्वेश्चन गलत समझा। ये सब एनालाइज करने के बाद आप वो सही सारे गलत क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। फिर आप वापस अपनी थर्ड कैटेगरी के पास जाएंगे, उसमें वो क्वेश्चन जो आपसे छूट गए थे और आपने अटेम्प्ट किए थे, उन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें से भी आप कौन से सही हैं, कौन से गलत है और कौन से वापस छूट गए हैं। ये देखने के बाद आप अपनी आइडियल सोल्यूशन की बुक उठाएंगे और कंपेयर करेंगे कि वो सही क्वेश्चन क्यों सही हैं, गलत क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, उसे सही करेंगे और छूटे हुए क्वेश्चन को वापस से रीअटेम्प्ट करके आइडियल सोल्यूशन देख के उसे सही तरीके से आंसर निकालेंगे। एट द एंड ऑफ द एनालिसिस आपको अपने प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कई सारी चीजें पता चल जानी चाहिए। जैसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। सेकंड कैटेगरी आपको ये बता देगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। अगर आपके मैक्सिमम 100 क्वेश्चन है और उसमें से आपने 30 से 35 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। अगर आपने कोई टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस गलत किए हैं या छोड़ दिए, जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन का आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्यादा काम करना होगा और यहीं से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की रीप्लानिंग शुरू होगी। तो इसे कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द एग्जाम। मॉक के लिए आप अलग से एक दिन रख दिया करो, उस दिन आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। इफ योर एग्जाम डिमांड्स देन आपको मॉक एग्जाम देना है और उसके बाद उसी दिन आपको उसका एनालिसिस भी करना है। डू नॉट डिले इट। जब तक आप उस मॉक एग्जाम का एक एक क्वेश्चन अच्छे से जान नहीं लेते, वहां तक आपका जॉब खत्म नहीं होता है। मॉक एग्जाम के बाद मॉक एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो जूझ रहे होते हैं एग्जाम एंजाइटी से। और ये सब जब चीजें वो बाहर आके बताते हैं ना, तो सोसाइटी से बहाना समझ के इग्नोर कर देती है। लेकिन वी अंडरस्टैंड, वी नो दैट एग्जाम एंजाइटी इज अ थिंग और इसका एक ही सोल्यूशन है। जितने मॉक एग्जाम्स आप अपीयर कर सकते हैं उतने मॉक एग्जाम्स अपीयर करिए। जितनी ज्यादा गलती मॉक्स में करेंगे उतना गलतियों का स्कोप वहां कम हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड सोसाइटी आपका सिर्फ आउटपुट देखती है। वो आपकी मेहनत को तब तक नहीं मानेगी जब तक आप उन्हें रिजल्ट नहीं दिखा पाओगे। सो फ्रॉम हियर ऑन लेट्स मेक आवर अप्रोच मोर गोल ओरिएंटेड। मेहनत सही डायरेक्शन में ही करना है। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज योर मॉक एग्जाम। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बिल्कुल बताइए कि आप कौन से एग्जाम दे रहे हैं और प्रेपरेशन या मॉक एग्जाम देते समय आपको कौन से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल दोज कमेंट्स। But before leaving, hit the like button, share and subscribe. Until then, keep learning.